हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही हैं 12th मैथ क्लासेज। ये क्लासेज सभी बोर्ड के लिए हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंटीग्रेशन लेसन 7 पे। और आज एक्सरसाइज जो आपकी 7.1 वो स्टार्ट करेंगे। अब तक आपको 3 वीडियो मिल चुके हैं जिसपे हमने बेसिक कवर किया है अच्छे से, जो भी फॉर्मूले हैं सब पे डिस्कशन किया हर चीज पे। और आज इस वीडियो के अंदर करेंगे अपने क्वेश्चन स्टार्ट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मिलने वाला है। तो जिनके पास नई बुक है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और जिनके पास ओल्ड बुक है वो अपना नंबरिंग पे ध्यान रखेंगे। बाकी जो 7.1 एक्सरसाइज है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ओल्ड बुक में भी वही नंबर मिलेगा और न्यू बुक में भी वही नंबर मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपको फायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1। और जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1 उसके जो स्टार्टिंग 5 क्वेश्चन है, 1 से लेके जो 5 तक के क्वेश्चन है वो इंस्पेक्शन मेथड के ऊपर है। किसके ऊपर है? इंस्पेक्शन मेथड के, निरीक्षण विधि। तो इस पे कम ही वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु आपके ये 5 क्वेश्चन इस पैटर्न के ऊपर हैं और हम उसी मेथड से इनको कवर करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका sin 2x, तो आपको इसका क्या बताना है? एंटी डेरिवेटिव बताना है। क्या बताना है? एंटी डेरिवेटिव। अब हमसे चाहे एंटी डेरिवेटिव पूछे, चाहे हमसे इंटीग्रेशन पूछे और चाहे हमसे प्रिमिटिव पूछे, बात तो एक ही है। तीनों वर्ड एक ही हैं। आप समाकलन बोलें, प्रति अवकलज बोलें या पूर्वक बोलें, तीनों एक ही बात है। तो जब भी आपको ये मेथड यूज करना हो, अगर बाई चांस मान लो हमें इस मेथड से नहीं करना होता और हमें sin 2x का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन बताना होता, तो हम एक ही स्टेप पे आंसर देते थे, फॉर्मूला बेस्ड एक स्टेप का आंसर है बस। पर हमें यहाँ कौन से मेथड को यूज करना है? इंस्पेक्शन मेथड को यूज करना है। तो इस मेथड को कैसे यूज करते हैं वो हम सीखेंगे ढंग से। तो जिस फंक्शन का, जैसे यहाँ पे है sin 2x, इस फंक्शन का हमसे क्या मांगा? एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं, यानी समाकलन आपसे पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है, आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव, जिसका अवकलज कौन हो? sin 2x हो। आपको एक ऐसा फंक्शन लाना है ढूंढ के जिसका डेरिवेटिव कौन आए? sin 2x आए। तो हमें पता है कि अपना जो cos होता है, cos जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव कौन होता है? sin होता है। cos का डेरिवेटिव कौन होता है? sin। तो यही आपको सोचना है, यहाँ पे उल्टा सोचना, आपको डिफरेंशिएशन की थोड़ी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे we look for a function, we look for a function whose derivative we look for a function whose derivative is क्या हो? sin 2x हो। ठीक है, we look for a function whose derivative is sin 2x।
हमें एक ऐसा फलन ज्ञात करना है जिसका अवकलज कौन आए, sin 2x आए। तो अभी मैंने बताया कि cos एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव कौन आता है, sin आता है। तो आप यहाँ पे पहले तो आप ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद में we know that, हम जानते हैं कि, we know that, तो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा cos होता है उसका डेरिवेटिव कौन होता है, sin। तो यहां पे हम क्या लेंगे, cos 2x लेंगे। क्या लेंगे, cos 2x। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर cos 2x क्यों लिया, आपने तो कहा था cos का होता है। अब देखिए आपका जो बेसिक फंक्शन है वो sin 2x है और यहाँ पे एंगल कितना है, 2x है। तो अगर यहाँ पे आप cos x लेंगे तो आपको डेरिवेटिव में sin x ही मिलेगा, 2x नहीं मिलेगा। इसलिए आप एंगल पे भी ध्यान रखेंगे। हमने वो फंक्शन तो पता कर लिया कि cos का डेरिवेटिव कौन होगा, sin होगा। फिर क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि यहाँ sin x लिखा है या sin 2x लिखा है या sin 3x लिखा है। तो यहाँ पे जितना एंगल आपका होगा उतना ही आप cos के साथ यूज करेंगे, तभी आपका डेरिवेटिव में वो एंगल बना रहेगा। तो cos का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, cos का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं। जो cos अपना फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या अवकलन कितना होता है, माइनस sin x होता है। cos का कितना होता है, माइनस sin x। तो यहाँ पे है अपना cos 2x, तो पहले हम cos का करेंगे, तो cos का कितना हो जाएगा, माइनस sin 2x। क्या करेंगे, sin 2x। अब यहाँ पे जो ये 2x है आपका, इसका भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, और ये हम इंटीग्रेशन में भी करते हैं। पीछे मैंने बेसिक बताया था वहां पे। यहाँ पे ये जो 2x होता है एंगल, इसका हम फिर से क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तब भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। बस फर्क क्या है दोनों में, इसका जो जैसे यहाँ पे क्या है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x का अवकलन क्या आएगा, 2x का। तो इसमें 2 तो है आपका कांस्टेंट और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। तो 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2, 3x का डिफरेंशिएशन आएगा 3, 4x का आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2x का क्या हो जाएगा 2, और वो 2 इंटू में कर देंगे। क्या करेंगे, इंटू में। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के अंदर हम यहाँ पे जो भी x के अलावा फंक्शन आता है और जब उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी वो इंटू में करते हैं, जबकि इंटीग्रेशन के अंदर वो चीज हम क्या कर रहे थे, डिवाइड में कर रहे थे। क्या कर रहे थे, डिवाइड में हम उसको कर रहे थे। ये आप ध्यान रखेंगे। तो पहला काम था हमारा फंक्शन ढूंढना, हमने फंक्शन ढूंढ लिया, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमें sin 2x का बताना ना डेरिवेटिव, दो वो सॉरी एंटी डेरिवेटिव किसका बताना है, sin 2x का। तो इस साइड में आप केवल sin 2x को रखेंगे, sin 2x को ही रखेंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे। अगर मान लो ये कांस्टेंट आ रहा है -2 तो इसको इधर लाएंगे। कभी भी जिस फंक्शन का आपको एंटी डेरिवेटिव पूछा है केवल उसको ही RHS में रखना है, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट वैल्यू आती है उसको हमेशा इधर लेके आना LHS साइड में। तो इस -2 का डिवाइड इधर कर देंगे, तो ये -1/2 इधर आ जाएगा, इंटू में cos 2x और इक्वल क्या आ जाएगा, sin 2x। अब देखिए -1/2 इंटू cos 2x का डेरिवेटिव कौन आया, sin 2x। और हमें इस बात का पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। अगर इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है तो इसका एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, ये होगा। इस फंक्शन का -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव कौन है, sin 2x। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, -1/2 cos 2x। तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे लास्ट वाली लैंग्वेज वाली लाइन में इधर लिख देता हूं भाई आपकी, है ना, जो ताकि अपनी फिक्स लाइन वो चलती रहे। तो आप लिखेंगे दज एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल कितना आ जाएगा, -1/2 इंटू cos 2x। कितना आ जाएगा, -1/2 इंटू cos 2x। ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव sin 2x है, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कौन हो जाएगा, -1/2 cos 2x। और यही इंटीग्रेशन होता है ना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। पर यहाँ पे हमें इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग करना है। तो एक क्वेश्चन पे
टाइम आपका लगेगा, आगे क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर देंगे। एक में आप अपना मेथड समझ जाएंगे अच्छे से कि हमें इसके अंदर एक्चुअली करना क्या है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, यहाँ पे cos 3x है। कितना है? cos 3x है। अब आपको cos 3x का एंटी डेरिवेटिव बताना है, तो हमें वी लुक फॉर ए फंक्शन whose डेरिवेटिव इज क्या आना चाहिए? cos 3x। आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव कौन आए? cos। तो हमें पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos होता है। साइन का क्या होता है? cos। तो यहाँ पे इस बार हम क्या लेंगे? cos की जगह साइन ले लेंगे। हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव कौन होता है? cos। पर क्या ध्यान रखेंगे, यहां एंगल 3x है तो आप साइन के भी क्या लगा देंगे? 3x। अब साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? cos x। तो साइन 3x का कितना हो जाएगा? cos 3x। फिर इस 3x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी मैंने बताया था 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है। तो यहाँ 3x का 3 कहां जाएगा? इनटू में। फिर आपको क्या बताया था कि जब जब ये इनटू में कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसको आप इधर डिवाइड में ले आएंगे। तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/3 इंटू साइन 3x इक्वल कितना हो जाएगा? इधर क्या बचेगा? केवल cos 3x। तो 1/3 साइन 3x का डेरिवेटिव कौन है? cos 3x। तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव कौन हो जाएगा? 1/3 इंटू साइन 3x। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका इस बार? cos 3x आ जाएगा, है ना। ये मैं पूरा ही रफ कर देता हूं। तो दस एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इक्वल क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू साइन 3x। ये क्या आ जाएगा? इसका एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। अगर आपने एक क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो कर लिया ढंग से तो बाकी में लैंग्वेज वगैरह सब सेम है, बस आपको वो फंक्शन ढूंढ के लाना है जिसका वो डेरिवेटिव हो, ऐसा आपको समझना बस। ऐसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन नोट करें तो वीडियो को पॉज कर लें वहां पे और उसको नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या आपका e की पावर 2x। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है e की पावर में 2x। तो आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन क्या है? e की पावर x। तो हम ये जानते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे एंटी डेरिवेटिव हो, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज क्या हो? e की पावर 2x। e की पावर क्या है? 2x है। वी नोट दैट, हम क्या जानते हैं कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो यहाँ e की पावर 2x है तो आप भी क्या ले लेंगे? e की पावर 2x। तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू e की पावर 2x। e की पावर 2x का e की पावर 2x और फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2 इंटू में आ जाएगा। 2 कहां जाएगा? इंटू में। अब इस 2 का इधर डिवाइड दे देंगे वैसे ही अपने, तो 1/2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा e की पावर 2x इक्वल क्या आ जाएगा? e की पावर 2x। तो इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? दस एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x का क्या है आपके पास एंटी डेरिवेटिव? 1/2 इंटू e की पावर 2x। e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या, एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू e की पावर 2x। ये आपका क्या आ जाएगा? एंटी डेरिवेटिव। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस बी की होल पावर क्या है? 2 है। x प्लस बी का है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव क्या हो? ये हो। जिसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, ax प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो हमें ये पता है कि जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, खास करके जब पावर वाला रूल यूज करते हैं x की पावर n, तो क्या x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो देखो पहले यहां पावर कितनी थी n, और जब आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या हो गई n माइनस वन। यानी जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर डिक्रीज हो जाती है, यानी एक कम हो जाती है। इसका मतलब क्या रहा होगा, अगर हमें x प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये चाहिए, इसका मतलब उसकी पावर 3 रही होगी, उस फंक्शन की पावर क्या रही होगी 3। तभी जब हमने डेरिवेटिव किया तो एक पावर कम हुई होगी वहां पे डेरिवेटिव करने पे पक्का, तो हमें 2 मिल जाएगी। 3 से क्या आ जाएगी वहां पे 2। हमें यहाँ पावर 2 चाहिए तो आपको एक बढ़ा के लिखनी है, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक पावर आपकी कम भी होगी वहां पे। तो पहले ही आप ये ध्यान रखेंगे, एक पावर एक्स्ट्रा बढ़ा के लेके चलेंगे, ये हमें पता रहता है। तो वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज, उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, ax प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। और ये हम जानते हैं कि जब हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। एक पावर जब कम होगी तो हम पहले से ही एक पावर है ना बढ़ा के लेके चलेंगे। हम क्या लेके चलेंगे, ax प्लस बी की होल क्यूब। वी नो डेट हम पावर कितनी लेंगे 3, क्योंकि जब इस 3 पावर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितने में चेंज हो जाएगा 2 में, एक कम हो जाएगी, तो हमें वही चाहिए था एक कम। तो आपको एक पावर बढ़ा के लेनी है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे जब भी ये स्क्वायर वाला केस आए, क्यूब का कोई केस आए तो। अब इसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है, पावर का, फिर किसका होता है फंक्शन का, और फिर किसका किया जाता है इनसाइड फंक्शन का। ठीक है ना, ये चीजें जाएंगी मैं डिटेल में भी बताऊंगा, अभी हम पावर पे ही फोकस करते हैं, x की पावर n। तो यहाँ n का मान कितना है 3, तो ये 3 इंटू में आ जाएगा आपका, 3 कहां जाएगा इंटू में, ax प्लस बी की होल पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, लिख लिया ना, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो 3 माइनस वन कितनी हो जाएगी 2। ये तो हुआ पावर का। अब अपना फंक्शन कौन है ax प्लस बी, तो अब इसका करेंगे ax प्लस बी का। तो सबसे पहले किसकी बारी आएगी ax की, तो ax का जो डिफरेंशिएशन होगा, ax का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना आ जाएगा a कांस्टेंट है, आप छोड़ देंगे, और x का क्या हो जाएगा 1, जैसे 2x का 2, 3x का 3, वैसे ही ax का क्या आ जाएगा a आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ax का कितना आ जाएगा a प्लस b का 0, क्योंकि b तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो ax का हो जाएगा a और b का क्या हो जाएगा 0, यानी टोटली कुल कितना आ जाएगा a। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा कौन कौन आपके पास, आपको इधर क्या चाहिए, केवल ax प्लस b का होल स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है और a एक्स्ट्रा, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे इधर, इन दोनों का जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/3a, 3 और a का इधर डिवाइड में लाएंगे तो 1/3 है, इंटू में क्या आ जाएगा ax प्लस बी की होल क्यूब, इक्वल क्या बचा है यहाँ पे ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो दस एंटी डेरिवेटिव ऑफ, किसका एंटी डेरिवेटिव बताना था अभी हमें, ax प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसका एंटी डेरिवेटिव 1/3 इंटू एक्स प्लस बी की होल क्यूब, 1/3a इंटू एक्स प्लस बी की होल क्यूब। ठीक है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आती है या कहीं और जगह प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट करके जरूर बताए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अंदर उस पॉइंट पे डिस्कशन किया जा सके और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। तो यहाँ पे जितना भी डिफरेंशिएशन यूज होगा आपने इतना तो 11th में पढ़ा ही होगा, और फिर साथ साथ मैं फॉर्मूले आपको बता ही रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान रखना। बस बेसिक जिसको आता है थोड़ा बहुत अपना काम यहाँ पे चल जाएगा, ज्यादा की जरूरत हमें नहीं है यहाँ पे डिफरेंशिएशन की। बस बेसिक फॉर्मूले भी अगर आपको आते हैं तो अपना काम यहाँ पे आराम से चलेगा। अगला जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस मेथड के ऊपर, वो है आपका sin 2x माइनस के 4 इंटू e की पावर 3x, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, यही क्वेश्चन है क्या, sin 2x माइनस 4 इंटू e की पावर 3x। अब देखो जो पीछे क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन है उसमें फर्क क्या, वहां पे केवल सिंगल फंक्शन था, यहाँ पे आपके पास फंक्शन में दो टर्म है, एक sin 2x अलग है और एक 4 e की पावर 3x अलग है। तो यहाँ पे हम दोनों का अलग अलग पता करेंगे।
पहले दोनों का अलग अलग पता करेंगे और फिर सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसका डेरिवेटिव हमें मिल जाएगी। ठीक है, वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज, क्या ना चाहिए उसका डेरिवेटिव, हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव कौन होना चाहिए, sin 2x माइनस के 4e⁻3x ये आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे ना, दोनों पार्ट को यहाँ पे अलग अलग सोल्व करेंगे। पहले हम sin 2x पे फोकस करेंगे, हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव कौन हो, साइन हो। तो हम जानते हैं cos का डेरिवेटिव साइन आता है, cos का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन, नेगेटिव भी आता है उसके साथ। तो यहाँ पे sin 2x है तो हम वो फंक्शन कौन सा लेंगे अपना, cos 2x है ना, ये हम पहले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, sin 2x हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ही था। तो cos 2x का कितना हो जाएगा, माइनस के 2 इंटू sin 2x, ये -2 इधर आ जाएगा, तो d/dx -1/2 इंटू cos 2x इक्वल क्या बचेगा, केवल sin 2x। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव ही आ गया, एक तो हमने ये पता कर लिया। अब हमें e⁻3x का भी करना है, इस 4 को तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे कैलकुलेशन के अंदर। e⁻3x का तो हमें पता है e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है। यहाँ पे e⁻3x है तो हम भी e⁻3x ले लेंगे। एंड दूसरा फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, क्या लेंगे, e⁻3x। तो e⁻3x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3 इंटू e⁻3x, और ये 3 इधर आपका आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/3 इंटू e⁻3x इक्वल e⁻3x। तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये है और इसका ये है, पर हमें तो इसका चाहिए ना एंटी डेरिवेटिव, किसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, है ना। ये लास्ट वाली लाइन आप बाद में लिख लेना, इसका आगे का सोल्व यहाँ पे कर रहा हूं मैं, ये आंसर यहाँ पे लिख देंगे हम लास्ट में, यहाँ पे आंसर अपना लास्ट में लिख लेंगे, इससे जस्ट आगे का सोल्व यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए दोनों को एक साथ लिखते हैं, sin 2x माइनस के 4e⁻3x इसके इक्वल। sin 2x की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आई, d/dx, कितनी आई, d/dx cos 2x अपॉन -2, cos 2x अपॉन -2। आगे क्या है, sin 2x की वैल्यू हमने रख दी, फिर है माइनस 4 इंटू e⁻3x, यहां पे लिख रहा हूं मैं -4 इंटू e⁻3x, ये रहा e⁻3x, इसकी वैल्यू क्या है, d/dx e⁻3x अपॉन 3। इस पूरी पार्टी से आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, d/dx। देखो दोनों जगह से d/dx आप ये क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, -cos 2x अपॉन 2 बचा, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 बच जाएगा और e⁻3x अपॉन 3। दोनों से हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ पे d/dx। देखो इसमें दो टर्म है तो आपको sin 2x का अलग एंटी डेरिवेटिव निकालना है, e⁻3x का अलग निकालना है। फिर यहाँ पे वो दोनों वैल्यूज आप इसके अंदर रखवाएंगे और फिर dy/dx को क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो अब आपके पास ये फंक्शन आया। इस फंक्शन का यानी आपको किसका एंटी डेरिवेटिव देखना था, sin 2x माइनस 4e⁻3x, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कौन आ जाएगा, ये -cos 2x अपॉन 2 -4 इंटू e⁻3x अपॉन 3। तो दस एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, sin 2x -4 इंटू e⁻3x, इसका एंटी डेरिवेटिव कौन आ जाएगा आपका, -cos 2x अपॉन 2 और माइनस के 4e⁻3x अपॉन 3, ये आ जाएगा। इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये होगा, तो आपका आंसर ये होगा ना। आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर उधर कट भी जाए आपका एडिटिंग के अंदर आंसर थोड़ा सा अगर आपको ना दिखे तो ये वाला ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इतना तो आप समझ चुके हैं, हमने ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस मेथड के ऊपर, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड। तो उन सब में यही थोड़ा सा ठीक है क्योंकि इसके अंदर दो टर्म आपको गिवन है, तो आप दोनों का पहले अलग अलग निकालेंगे एंटी डेरिवेटिव और फिर उस वैल्यू को यहाँ इसके अंदर रखवाएंगे, फिर dy/dx क्या ले लेंगे, कॉमन। बस इतना ही करना है। तो एक दो स्टेप आपकी एक्स्ट्रा इसके अंदर बढ़ेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर लेंगे अपना 6।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 6, तो जितने भी अब क्वेश्चन होंगे उसको हम लेट करेंगे आई के इक्वल। आई का मतलब क्या? इंटीग्रेशन। तो सभी क्वेश्चन को मैं किसके इक्वल लेके चलूंगा? पहले से ही आई के। आई का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो कितना क्वेश्चन है अपना? 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करना है। डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करना है, फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा सीधा, कोई इंस्पेक्शन मेथड आपको यूज नहीं करना है, बस आपको इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे दो मेथड आपके पास है, जो अपने इंटीग्रेशन की थ्योरम थी उनको कैसे यूज करना है, कैसे आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो सब यही समझ लें इसी क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक थ्योरम लिखी थी अपनी, fx प्लस माइनस जी एक्स, है ना, प्लस माइनस के साथ लिखी थी। अभी मैं केवल प्लस ही लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ बीच में क्या फंक्शन के प्लस है। तो यहाँ पे आपको ये थ्योरम क्या कर रही थी? अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है अलग अलग, जिनके बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, और आपको उनका इंटीग्रेशन करना है, तो आप चाहें तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। देखो ये जो बाहर dx है, ये dx fx से भी मल्टीप्लाई है और gx से भी, और यहाँ पे जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ये कॉमन ले रखा है, यहाँ पे एक तरीके से बाहर लगा रखा है। तो आप दोनों को, ये ब्रैकेट ओपन जब करवाएंगे ना, तो इंटीग्रेशन साइन के साथ कौन आ जाएगा? एक तो fx, और इसके इनटू में क्या है? dx, तो dx आ जाएगा। बीच में प्लस साइन है तो प्लस, फिर इंटीग्रेशन के साथ कौन आ जाएगा? gx, और इनटू में कौन है? dx। तो आप अलग अलग उनको कर सकते हैं। यहाँ ये सिंपल सा मतलब था। अब देखिए यहाँ पे ये जो अपना फंक्शन है, ये अपना फंक्शन कौन है? fx है। तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, किसका? 4 इंटू ई की पावर 3x, इंटू में dx है तो dx लगा लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस। अब क्या बचा? केवल 1, तो 1 का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, इंटू में कौन है? dx। तो ये तो आपकी थी पहली थ्योरम, प्लस हो या माइनस, बीच में प्लस है तो प्लस यूज कर लेंगे और माइनस है तो माइनस। देखो आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, आगे हम डायरेक्ट ही करेंगे सवालों के। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कोई सेपरेट करके भी करना चाहे, या इन थ्योरम का यूज कैसे होता था। यहाँ पे वहां पे जब मैंने ये चीजें समझाई थी तो इनका क्या मीनिंग था, मैंने कहा था कोई खास नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप प्रैक्टिस में हो जाएगा आपके। आप चीजों को अलग अलग करना जानते ही हैं, तो जैसे अलग अलग लिखेंगे थ्योरम आपकी अपने आप अप्लाई हो रही है। इसके अलावा एक नेक्स्ट थ्योरम और लिखी थी उसमें, k इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो मैंने क्या कहा था? k यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी फंक्शन के इनटू में या डिवाइड में, तो आप उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लाएंगे। कांस्टेंट मींस उसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, -5 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, कोई नंबर होगा अपना कांस्टेंट, या ABCD में भी हो सकता है, कोई नंबर A लिख दे, B लिख दे, ऐसे। तो ये k जो है, ये k बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? केवल fx dx। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन में ये जो 4 है, ये अपना वो कांस्टेंट है, ये वो k की वैल्यू है। तो इस 4 को आप लाएंगे बाहर, 4 को कहाँ लाएंगे? बाहर। अंदर क्या बचेगा? e की पावर 3x प्लस 1 डॉट dx का मतलब एक तरीके से dx ही होता है। 1 डॉट dx लिखें या dx लिखें, एक ही बात है। पहले हमने थ्योरम अप्लाई की fx प्लस gx वाली, और फिर हमने k इंटू fx वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 तो आपका कांस्टेंट है, आपने बाहर रखा था, इसको तो आपको सेम रखना है, बाहर छोड़ देंगे, सेम टू सेम। अब e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? अगर आपको याद है तो e की पावर x का e की पावर x प्लस c होता है। अब e की पावर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3x आ गया, तो e की पावर x का e की पावर x होता है। और मैंने ये भी बताया था e की पावर में कुछ भी लिखा हो, एक बार तो आप वो लिखेंगे ही लिखेंगे, वो तो आएगा ही आएगा। तो e की पावर 3x का क्या आएगा? e की पावर 3x। फिर यहाँ पे जो ये 3x है, इस 3x का हम क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करते थे, अवकलन करते थे, ठीक है। तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चनों में बताया आपको, 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है। तो यहाँ पे 3x का क्या हो जाएगा? 3, तो 3 आ जाएगा आपका डिवाइड में। डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे थे तब हम वो चीज इनटू में कर रहे थे, जबकि इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां करेंगे? डिवाइड में। वहां इनटू में, यहां डिवाइड में, तभी तो एक दूसरे से कैंसिल होके इक्वल हो जाएगी वैल्यू, तभी तो कहते हैं ना रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के। तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन हो जाएगा e की पावर 3x। फिर हम इस 3x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये जो 3x है
इस वाले पार्ट का आप क्या करते हैं हमेशा यहाँ पे डिफरेंशिएशन मानी अवकलन, तो 3x का डिफरेंशिएशन आएगा 3 आ जाएगा आपका डिवाइड में, प्लस dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का क्या होता है x का एक छोटा सा पार्ट dx होता है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था समेशन जोड़ना, तो हम यहाँ ना dx को ऐड कर रहे हैं, तो जब dx को हम इनफाइनाइट टाइम ऐड करेंगे ना तो हमें वापस क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो आपको डायरेक्ट एक तरीके से फॉर्मूला याद रखना है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला dx का क्या होता है x, और प्लस लास्ट में क्या ऐड करेंगे c। अब इसमें भी कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर इस वाले पार्ट को जब इंटीग्रेशन किया तो आपने c ऐड नहीं किया, इस वाले पार्ट का किया तो यहाँ किया। तो जब आपके पास एक से ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा क्या हो टर्म, और आप उन सब का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पहले पार्ट का आपने किया उसमें आपने सी ऐड किया, दूसरे पार्ट का किया उसमें सी किया, तो ऐसे नहीं करना है, बार बार आपको सी को ऐड नहीं करवाना है, क्योंकि पहले आप सी बोलेंगे तो अगली बार आप सी तो बोल नहीं सकते, तो आपको कोई नया नोटेशन देना पड़ेगा सी डैश या C1, फिर आप सी और सी डैश को मिला के कोई एक नया नोटेशन देंगे लास्ट में, तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जितना भी हमारा फंक्शन है सबका इंटीग्रेशन करेंगे और लास्ट में एक सी को ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना बार बार आपके करने से, आप कितनी बार ऐड करवा लो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, पर बुक वाला शो नहीं करेगा वहां उस चीज को, क्योंकि सभी जो ये सी के आर्बिट्ररी कांस्टेंट और ये जितने भी कांस्टेंट है डेरिवेटिव में क्या हो जाएंगे 0, तो हमें बार बार सी को ऐड नहीं करवाना है, सी को एक बार ही ऐड करना है लास्ट में, बस आप ये ध्यान रखेंगे, सी को एक बार आप ऐड करवा दें जब आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाए हर टर्म का। इसी में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7, लेट आई इक्वल मान लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। अब देखिए पहले आप इस फंक्शन को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला इतना बड़ा लिखा ही नहीं कि एक्स स्क्वायर हो ब्रैकेट में कोई फिर से ऐसी वैल्यू हो, ठीक है ना, ऐसा हमने कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं लिखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये वैसे भी लिखे हुए भी किसमें मल्टीप्लाई में, तो आप मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, तो इस एक्स स्क्वायर को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस तो देखो बीच में आपका है ये तो आ ही जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा केवल 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसकी तरह है ना सेपरेट कर सकते हैं, पहले वाले का इंटीग्रेशन अलग -1 का अलग, और चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लें। आपको डायरेक्ट कैसे समझना है कि पहले इस टर्म का इंटीग्रेशन कर लूंगा और फिर इस टर्म का इंटीग्रेशन कर लूंगा। तो सबसे पहले हमें किसका करना है एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज लेंगे, एक्स की पावर एन। आपका जो बेस है वो एक्स है और जो पावर है वो कांस्टेंट है। जब बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो, है ना, बेस क्या हो चर वेरिएबल और पावर कांस्टेंट अचर, तो हमेशा फॉर्मूला यूज लेंगे एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, यानी जितनी पावर होती है एन उसमें से हम +1 और ऐड करते हैं, पावर को और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी ये वैल्यू एन की, ये 2 जो लिखा ना आपका एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है यहाँ पे एन की। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बोलेंगे एन प्लस 1 और n का मान यहाँ क्या है 2, तो आप लिखेंगे 2 + 1 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। जितनी यहाँ x की पावर आएगी n + 1 उतने का ही आप डिवाइड भी कर देंगे। तो x की पावर 2 में आप +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 3, तो डिवाइड में भी कितना आएगा 3। ये वैल्यू दोनों आपकी सेम आएंगी, जितनी पावर होगी उतने का ही क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ / 3 माइनस, अब यहां बचा 1 का मतलब बचा 1.dx, भाई dx इंटू में है ना इसके 1.dx, और देखो अभी हमने 1.dx का मतलब dx और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, या आप ये कह सकते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 2 का 2x होता है, 3 का 3x होता है, 4 का 4x होता है। तो 1 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, 1 का मतलब 1.dx है, अलग अलग करेंगे तब आप इसको, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे x और प्लस का c, प्लस का आप c लास्ट में ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका,
क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका है वो है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इंटू dx। ये आपका क्वेश्चन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कितनी टर्म है इसमें? 3 टर्म है। चाहे तो आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो 3 बार इंटीग्रेशन का साइन लगा के, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, पहले टर्म का, फिर दूसरे का, और फिर तीसरी टर्म का। तो हम डायरेक्ट ही करते हैं, अब सेपरेट नहीं करेंगे भाई। एक में आपको दिखा दिया फंक्शन कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम बात करेंगे टर्म ax स्क्वायर की। अब जो ये ax स्क्वायर है उसमें a तो क्या है? कांस्टेंट। a क्या है? कांस्टेंट। अच्छा सर a क्या है? कांस्टेंट। कैसे पता चला सर कि a कांस्टेंट है? अरे यहां देखो ना, dx क्या लिखा है? dx। जब तक dx लिखा है इसका मतलब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका मतलब x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। x के अलावा कुछ भी आएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट। तो यहाँ पे a क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को तो सर हम छोड़ देते हैं, तो छोड़ देंगे, a को लिखेंगे सेम। छोड़ने का मतलब होगा एज इट इज, है ना, सेम टू सेम आप उसको लिख देंगे बाहर। अब आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो अभी क्या था, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस फिर लिखा है b, तो b फिर से सर कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को हम फिर से छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? x। और इस x की पावर कितनी है? 1 है। केवल x लिखा है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1 है। और जब हम इस पे x की पावर n लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? x की पावर n प्लस 1, एक पावर और बढ़ा देंगे तो पहले से 1 है, और एक और बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 2। तो x की पावर 2 अपॉन 2। तो x का इंटीग्रेशन है ना, x का इंटीग्रेशन आप हमेशा ध्यान रखना भी, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, पावर 1 है यहाँ प्लस c तो कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, तो क्या बचा पीछे? dx। क्या बचा? dx। और dx का क्या होता है? x। देखो यहाँ पे 1 था, 1 को छोड़ा, dx का x लिख दिया। वैसे ही c को छोड़ा तो dx का क्या हो गया? x। और प्लस में यहाँ लिख देंगे c डैश। क्या लिखेंगे? c डैश। अब सर ये c डैश क्यों लिखा? अब तक तो c लिख रहे थे हर जगह। तो देखिए यहाँ पे c नोटेशन पहले से ही आया हुआ है। यहाँ पे क्या आया हुआ है? पहले से ही c का यूज कर रखा है, तो आप एक नया नाम दे देंगे c डैश। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप c लिखें, c डैश लिखें, c1 लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं ना। हमने बस एक अपना c यूज कर रखा है हर जगह ताकि सब समझ जाए। यहाँ पे c पहले ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? c डैश। बस इतना सा मतलब था इसका। तो आप सी ना लिखें, नहीं तो 2 बार हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी कि सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है। वैसे ये वाला सी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कांस्टेंट है, ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x। अब देखिए वैसे ही 2 टर्म इसमें, चाहे तो आप सेपरेट कर लो, चाहे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लो, तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। क्या करेंगे? स्टेप बढ़ा के। तो इसमें 2 तो क्या आपका? कांस्टेंट, तो 2 को हम छोड़ देंगे, 2 को हमें छोड़ देंगे यहाँ पे, है ना, सेम टू सेम। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर कितनी है? 2, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर एक और बढ़ जाएगी, तो 2 से कितनी हो जाएगी? 3, और डिवाइड में भी 3, है ना। कितनी बार लिख लिया? यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला है। और प्लस में c, बस इतना ही, एक स्टेप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, i इक्वल क्या आ जाएगा? रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का क्या है? होल स्क्वायर। और जहां पे मैंने ट्रेन योर ब्रेन वाला कॉलम डाला था उस टाइम इसका होल स्क्वायर आपको ओपन करके दिखाया था, ठीक है। वो पहले मैंने कई जगह की कैलकुलेशन पहले इसलिए ली थी कि जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां पे आप डायरेक्ट जल्दी से समझ जाएं। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन ना देखें, पहले वाले 3 पार्ट जरूर देखें। थोड़ा आपका टाइम लगेगा पर आप बेसिक से देख के आएंगे तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं कहां पे। तो सबसे पहले आपको इसका होल स्क्वायर खोलना है, और मैंने ये कहा था कि आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 टर्म आएंगे। हम जल्दबाजी में 2 ही टर्म, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर, वो 2ab वाला टर्म मिसिंग कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है एक तरीके से। यहाँ पे क्या खोलना आपको?
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू ए है और ये आपकी वैल्यू बी है, ये ए का मान है और ये बी का। तो देखो क्या लिखेंगे आप, पहले ए का स्क्वायर, ए कौन है यहाँ रूट एक्स, तो इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर, माइनस 2a, कौन है रूट एक्स, इंटू में बी कौन है 1/√x प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब कौन है 1/√x, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर इंटू dx। ये dx तो इंटू में है ही आपका, हमने इसका होल स्क्वायर ओपन किया है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। अब रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम सबको पता है x होता है, इस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा तो -2 आएगा, प्लस 1/√x का क्या हो जाएगा 1/x, 1/√x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x, स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वहां पे। अब ये 3 टर्म बचे, इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो पहला टर्म कौन है x, x का हम पहले भी कर चुके हैं, देखो यहाँ पे x का b के साथ, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, x का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो x की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर को एक और बढ़ा देंगे तो 1 से क्या हो जाएगी 2, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस 2 का क्या होता है इंटीग्रेशन 2x, 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x, देखो 2 तो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, अंदर कौन रहेगा dx, और dx का क्या होता है x। तो इन चीजों को ना आप डायरेक्ट ही समझें, 2x का 2 हो जाएगा, 2 का 2x हो जाएगा, 3 का 3x हो जाएगा, 4 का 4 है, तो यहाँ 2 है तो उसका हो जाएगा 2x प्लस 1/x का 1/x का इंटीग्रेशन होता है सर log x, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपना, डायरेक्ट क्या होता है ये फॉर्मूला, अगर याद नहीं है तो पहले आप फॉर्मूले याद करके आए, भी पीछे वीडियो देख के आए। log x 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस c, और इसके आगे क्या लगाएंगे मॉडुलस, क्यों लगाते हैं ये सब बातें मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं। बेस यहाँ पे क्या है e, आप शो करेंगे तो भी ठीक है और आप शो नहीं कर रहे तो भी ठीक है, अगला अपने आप समझ जाएगा कि इसका बेस क्या है, यहाँ पे e है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। तो आज बस इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर, और जो अपना होगा नेक्स्ट वीडियो उसमें कोशिश करेंगे कि इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें, जितने भी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे के सारे क्या कर लें कवर कर लें। तो बस आज इस वीडियो के अंदर तो यहीं तक करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 तक बात। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।